पैसा अच्छा दे रहे हैं तो माल क्यों घटिया ले। ये सब तो हम अक्सर अपने पंसारी, दुकानदार या कोई भी चीज़ खरीदने वक्त गाहे बगाहे बोल ही देते हैं और पैसों के बदले अपने समझदारी के सीमा तक सही चीज़ का ही खरीदारी कर लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पैसा और सामान खरीदने की बात कर रहा हूँ। जी, मैं उमाशंकर सिंह आज आपको बिहार की राजनीति का सच को आज लेन देन की भाषा में आपको परोसूंगा और समझाऊंगा कि लेन देन कैसे है बिहार की राजनीति में। आगे आप तो समझदार हैं ही, यानी आज बिहार को तकरीबन हर मामले में पिछड़ा राज्य घोषित किया जाता है। कह सकते हैं कि आर्थिक प्रगति ने उत्तर और दक्षिण की खाई को बढ़ा दी है। दक्षिण जहां अपनी प्रगति पर इतरा रहा है, वहीं उत्तर के दो प्रमुख राज्य जनसंख्या के भारी बोझ और जातिवाद की जंग के तले कराह रहा है। एक और उत्तर प्रदेश और ममता दीदी के बंगाल में पार्क और महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, तो हमारे बिहार में कागज पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। दो जगह मूर्तियों के जरिए जातीय पहचान कायम रखने की कोशिश जारी है, तो दूसरी जगह झूठे विकास के जरिए जातीय मिथ को तोड़ने की पहल की जा रही थी। और आज भी हमारे बिहार में जातीय संघर्ष बरकरार है, यानी हम फिर भी सुर्खियों में ही हैं। एक तो कोरोना काल में वोट के कारण, दूसरा सुशासन का दो युवा के चक्कर में फंस जाना। दो कारण हैं। बिहार में पुराने प्रयोग जारी हैं, यानी जातियों के बीच रंजिश को नक्सलियों ने खंगालने की कोशिश शुरू कर दिया है। पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, बिहार वाले मोदी जी, नीतीश कुमार, लालू यादव कुनबा और रामविलास पासवान के परिवार यानी जातीय समीकरण के जरिए दोबारा बिहार में अपनी सियासत जमीन पर पताखा फहरा रहे हैं। जातिवाद की लड़ाई में उलझे बिहार में नक्सलियों ने दोबारा पुरानी रणनीति अपनाई है। एमसीसी और सीपीआई-एमएल से आगे बढ़कर नक्सलियों ने अखिल भारतीय स्तर पर भी सीपीआई माओवादियों का चोला पहन लिया है। नीतीश सरकार के महादलित गठजोड़ का मुसहर समुदाय खास हिस्सा है, जो रामविलास पासवान के दबंग पासवान जाति के दलित से अलग किया गया है। आज नीतीश की सियासी रणनीति ने दलितों को 38 जातियों में 30 को महादलित गठजोड़ बनाकर लालू पासवान के जातीय समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन अचानक घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यानी हम बिहारियों को अपने राजनीतिक संबंध के सच्चाई को समझने और निभाने का वक्त आ गया है। याद है ना, जब रिश्तेदारी में खर्च वाले किसी प्रसंग यानी शादी, बर्थडे, राखी, वैवाहिक वर्षगांठ आदि में हमें शामिल होना होता है, तब हमारी कोशिश रहती है कि जितना सस्ते से सस्ते उपहार मिले और उसे हम ले जाएं। अपने ही मन में हम तर्क भी गढ़ लेते हैं कि आजकल उपहार वगैरह देखता कौन है, ये तो औपचारिकता के कारण ले जा रहे हैं। हमारे संबंध तो इतने आत्मीय हो गए हैं कि उसके सामने ये गिफ्ट तो बेमतलब है, पर क्या करें, बाकी लोग लाएंगे और हम खाली हाथ जाएं, यह अच्छा भी तो नहीं लगता। अब हम बिहारियों को इस सोच से ऊपर उठना होगा। आज भी हमारे बिहार के हजारों गांव मनी ऑर्डर इकोनॉमी के बूते कामयाबी की अलग तस्वीर पेश कर रही है। वहीं गांव जो कल तक कभी बाढ़ तो कभी सूखा के कारण जर्जर हालत में था, वहां लोगों के चेहरे से मुस्कान देखी तो जा सकती है, लेकिन कोरोना के इफेक्ट के कारण कहीं न कहीं मुस्कान छुपी हुई है। आज इन्हीं गांव के बच्चे सुपर 30 से कोचिंग लेकर आईआईटी में अव्वल दर्जा भी पा रहे हैं। इन्हीं गांव के हजारों बच्चे दिल्ली, दक्षिण के राज्यों में माता पिता की मोटी रकम खर्च करके ऊंची शिक्षा हासिल कर रहे हैं, और हम
कह सकते हैं कि बिहार के मध्यम वर्गीय समाज ने देश के मुख्य धारा में अपने बच्चों को शामिल करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अनपढ़ और कम पढ़े माता पिता को भी पता है कि पूरी दुनिया आज ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, जहां सिर्फ ज्ञान का ही चमत्कार है। बस इलेक्शन वक्त हम भूल जाते हैं कि हमने तब कैसी गेंद फेंकी थी। प्रजा और नेता बिहार के राजनीति में इस तरह के रिश्ते बना चुके हैं कि छोटे छोटे कारणों से तो कोठीनुमा मकान मेरे तेरे कमरों में तब्दील हो गया है। आपको पता है कि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, अहम का हल्का सा झटका लगने पर टूट जाती है। जोड़ने के लिए इतनी गांठें ना लगाएं कि यह डोर मजबूत रस्सी जैसी हो जाए। रिश्तों की रस्सी जब इन गांठों के कारण उलझ जाती है तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि नाजुक डोर को आखिर किसने खींचा था, और वो भी जोर से। ये गांठें शक की नींव पर नफरत की दीवार को इतना मजबूत कर देती है कि जब हम रोना चाहते हैं तो किसी के अपने का ना तो कंधा मिलता है और ना ही कोई हमारे सिर पर हाथ फेरने वाला रहता है। मनी वाले रिश्तों में धन रहने तक मन बना रहता है, वरना तो ये रिश्ते नीम से कड़वे हो जाते हैं। खजूर और बरगद की तरह बड़ा होना किसी का काम नहीं, क्योंकि न तो किसी को छांव मिल पाती है और ना ही बाकी पौधे पनप पाते हैं। छोटे बनकर हम और बड़े हो सकते हैं, यह सूत्र याद रख लें तो घर बाहर हमारे व्यवहार में जो बदलाव आएगा निश्चित ही वह पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। जी, मैं रिश्तों की कहानी को कहकर आपको अपने बिहार के सच्चाई के करीब लाना चाह रहा हूँ। चुनाव तो आखिर चुनाव है, लोकसभा हो या फिर विधानसभा। फिर जब चुनाव है तो चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे भी होने चाहिए। आखिर कुछ तो वजह होनी चाहिए एक दूसरे के विरोध करने का, जनता को बहलाने का, बहकाने का और अपनी ओर खींचने के लिए कुछ तो होना चाहिए। खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए कुछ तो मसाला चाहिए, भले ही चुनाव बाद सारे मुद्दे भुला दिए जाते हों। हमारे बिहार की हालत ही अजीब है। चुनावी घोषणा पत्र को चुनाव बादे नेता भूल जाते हैं। कुर्सी मिलते ही नेताजी भूल जाते हैं कि उन्होंने जनता के साथ क्या क्या वादा किया था। अफसोस यह है कि हमारे संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत चुनावी घोषणा पत्र को लागू करना सरकार की बाध्यता हो जाए। जी, जैसे हम बनते हैं उसी प्रकार हमें अपना नेतृत्वकर्ता भी चुनना होता है। वैसे समझना आपको है और हमें ही। आज आप किसी भी विधानसभा के परिदृश्य और नेताओं का चुनाव को देख लीजिए तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपको वैसे ही नेताजी थोपे गए हैं। आपके पास विकल्पहीनता है, विकल्प की कमी है। तो ये विकल्प की कमी के स्थिति में आपको अपने थर्ड आइज को ओपन रखना है और बिहार को दिल से सोचना है। तभी बिहार का सच दिल से समझ पाएंगे और सही लोगों को चुनकर ला पाएंगे। बिहारी खबर का तो काम है आपको सच्चाई से अवगत करवाना, रूप चाहे जैसा भी हो। हमारी कोशिश है कि हम अलग अलग ढंग से आपको सच्चाई से रूबरू करवाते रहें, और जो हम करवा भी रहे हैं। सोचना, करना और वोट देना आपका काम है। सही लोगों को चुनें और वोट जरूर करें। नमस्कार।